हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। तो आज हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। और प्रीवियस ईयर पेपर में अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे ही देता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से इजी क्वेश्चन पूछता है, तो इसके स्टैटिक पोर्शन में ये बेसिकली आपको आएगा, तो हम इसे भी कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है करंट अफेयर्स का वीडियो जो नहीं आया क्योंकि मेरा गला में थोड़ा दर्द था, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। देखो, मैं मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली जो एग्जाम से आपके लिए रिलेटेड है मैं उसी को पढ़ाऊंगा। अगर इकोनॉमिक्स में जितना पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड उतना अगर पढ़ाऊंगा तो 5 से 6 लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, अगर 25-25 मिनट का लेक्चर मैं अपलोड करूं तो आपको 4-5 लेक्चर चला जाएगा, लेकिन उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली एक एंट्रेंस लेवल का क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारा हम लोग बात करेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहां से बिल्कुल कवर हो जाएगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम अच्छे से होगा। इससे पहले मैंने आपको आरबीआई का भी टॉपिक प्रोवाइड करा दिया हूं, तो आरबीआई से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो वो भी देख लेना है। और साथ ही साथ हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर से अगर रिलेट करके क्वेश्चन भी देता है तो हम लोग उससे भी कवर आसानी से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है पहले इसको समझा जाए। पहले लिखा हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ये पॉलिसी विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी है जिसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, बेसिकली टू मेंटेन एक्सेस फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, जो मैं पॉइंट को नोट डाउन कर रहा हूं उसको अच्छे से नोट डाउन करना है। टू एक्सेस फ्लो ऑफ इनकम इन मार्केट टू मेंटेन परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड बैलेंस आवर इकोनॉमी। चलो ठीक है, क्या होता है बेसिकली, अब यहां पर हो गया ये डेफिनेशन, लेकिन अब मैं अपने भाषा में इसको समझाता हूं। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी, देखो मार्केट में होता क्या है कि मार्केट में कभी भी जब कैश हो या फिर पैसा ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है, अब देखो थोड़ा सा इसको मैं बता रहा हूं क्यों बढ़ जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने बैंक से गया 1 लाख रुपया ले लिया, तो जब आपके पास 1 लाख रुपया होगा तो आप कोई भी सामान खरीदने से पहले इसको सोचेंगे नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई सामान, अगर आप कोई टॉय खरीदने गए हैं, अगर टॉय 500 रुपया का है, अगर आपसे वो 520 रुपया ही मांगेगा तो आप उसको 520 रुपया दे देंगे। आपसे 550 भी मांगेगा तो 550 दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपया है। आप नहीं बोल रहे हैं, आपके पास जो पैसा है वो बोल रहा है। तो 1 लाख रुपया है तो आप नॉर्मल चीज को आप इजीली कर सकते हैं। तो दुकान वाला क्या देखेगा कि अरे भाई देखो ये 550 का सामान तो 550 में बिकने लगा है, लोग खरीद भी रहे हैं, उन्हें कोई झिझक भी नहीं है, तो अब 550 में बेच देते हैं। एक सिचुएशन ऐसा हो गया, और तो क्या होगा, उस प्राइस को 550 कर देगा। इससे क्या होगा कि 500 से रेट हो गया, बढ़ गया 550, तो इसी को बोलते हैं महंगाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब देखो दूसरा चीज है, अब दूसरा चीज मार्केट में आदमी के पास जो इकोनॉमी में पैसा कम है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है, 1 लाख था, अब तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो उसी टॉय वाले दुकान पे जाओगे, वहां पर तुम खड़े होगे और बोलोगे कि दुकान वाला तुमसे पूछेगा भी कि क्या सर नहीं खरीदोगे, तो आप बोलेंगे नहीं भाई पैसा नहीं है। और भी लोग आएंगे, देखेंगे सारे लोग खड़े होकर चले जा रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो कमोडिटी है उसका मार्केट का प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो अब कोई ले भी नहीं रहा, अब क्या करें, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका प्राइस डिक्रीज कर देते हैं। जब कोई नहीं लेता है ना तो उसका प्राइस डिक्रीज कर दिया जाता है। तो प्राइस डिक्रीज करने से शायद कुछ लोग ले लें, पैसा कम करने से। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि उस प्राइस का रेट हो गया डाउन, उस प्राइस का हो गया रेट डाउन, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन से उसको हो गया डिफ्लेशन मेंटेन कर दिया। ठीक है, यही होता है पूरा बेसिकली। तो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, एक्सेस फ्लो ऑफ इनकम यानी कैश को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी से, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। और आरबीआई जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। तो आरबीआई जो इसका यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी अकॉर्डिंग बहुत सारे टूल को यूज करती है। वो टूल के बारे में आगे पढ़ेंगे। वो टूल के अकॉर्डिंग मार्केट से पैसा अगर जब ज्यादा होता है तो उसको मार्केट से खींच लेती है, जब मार्केट में पैसा कम रहेगा तो उसको मार्केट में पैसा डाल देती है। अब ये किसके थ्रू करती है, बैंकों के थ्रू करती है या फिर अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल के साथ करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक सारी चीज क्लियर होगा। अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड एक्सिक्यूशन एंड ट्रांसपेरेंट एंड फेयर डिसीजन आरबीआई सेटअप अ कमिटी नेम्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब देखो कोई ना चीज को काम करने के लिए कमिटी चाहिए, तो इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनी थी। ठीक है, और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो रिकमेंडेशन किए थे वो उर्जित आर पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है,
तो अब आरबीआई ने बोला कि हम इसको मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी जब कौन लाएगा, कोई ना कोई एक कमिटी होगा तभी ना उस पर काम करेगा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी एक कमिटी लाई गई, और ये किसके कहने पर लाई गई, रिकमेंड कौन किया था, तो रिकमेंड करने वाले उर्जित आर पटेल थे, और ये 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है केम इनटू फोर्स आया, इफेक्ट में आया। यहां तक क्लियर है, सारा चीज क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कमिटी होती है, इस कमिटी का रिकमेंडेशन किसके द्वारा किया गया था, उर्जित आर पटेल के द्वारा किया गया था। दूसरा चीज है कब से इन फोर्स में आया, तो 2016 से इन फोर्स में आया। 3 क्वेश्चन यहां से बना। चौथा क्वेश्चन है कि इसका काम क्या होता है, तो ये मेंटेन करता है एक्सेस फ्लो ऑफ इनकम इन द मार्केट एंड मेंटेन परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड बैलेंस अवर इकोनॉमी। यहां से 4 क्वेश्चन यहां से निकल गया। यही सब क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछेंगे। चलो अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें ना टोटल 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो रिकमेंड किए गए थे उर्जित आर पटेल के द्वारा, 2016 से ये लागू हुआ था, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, और 6 मेंबर में 3 और 3 का रेशियो चलता है। तीन मेंबर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग इंडस्ट्री से, और 3 मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम नोट डाउन कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर्स में 3 मेंबर बैंकिंग इंडस्ट्री के होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं, ठीक है। तो दोनों 3-3 होंगे। अब हम लोग ये भी देखेंगे अभी फिलहाल में, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज के डेट जब तक अपलोड होगा तब तक अभी कौन 6 मेंबर हैं करंट अफेयर्स के, यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे जो पॉइंट है, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज ऑलवेज कंसीडर एज चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो चेयरमैन होता है बाय डिफॉल्ट वो कौन होता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। और अभी अगर पूछा जाए कि ये बताओ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का भी चेयरमैन कौन है, तो अभी आरबीआई का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का भी चेयरमैन कौन होंगे, शक्तिकांत दास ही होंगे। चलो आगे देखते हैं, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मेंबर्स फ्रॉम बैंकिंग साइड। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैंकिंग साइड से 3 लोग होंगे, 3 व्यक्ति होंगे। 3 व्यक्ति में चेयरमैन कौन होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे आरबीआई के गवर्नर होंगे, और जो 3 लोग में से होंगे वे तो कंफर्म हो गए, यानी आरबीआई का गवर्नर जो होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो मेंबर भी होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन के होने के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर भी होगा। तो बाय डिफॉल्ट एक तो पता चल गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर है बैंकिंग साइड से। बैंकिंग साइड में एक जो हो गया शक्तिकांत दास गवर्नर फिक्स्ड है, 2 लोग और बचे हुए हैं। आगे देखते हैं कि वो 2 लोग है कौन। चलो आगे है, मेंबर दोज आर अपॉइंटेड फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर ओनली अपॉइंटेड मैक्सिमम 4 इयर्स, ठीक है। देखो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना है, गवर्नमेंट सेक्टर से जो भी अपॉइंट होके आते हैं 3 व्यक्ति, वो मैक्सिमम 4 साल के लिए होते हैं, लेकिन उसको बाद में उन्हें रीइलेक्ट भी किया जा सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो यह बनेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री से और 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट सेक्टर से। 3 मेंबर में जो चेयरमैन, 3 मेंबर में एक तो बाय डिफॉल्ट जो होगा वो बाय डिफॉल्ट आरबीआई का गवर्नर होगा बैंकिंग साइड से, और वही चेयरमैन भी होगा। और तीसरा पॉइंट मैंने इससे यह पढ़ा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर से 3 लोग आते हैं, उस 3 लोग में 4 साल का उनका मैक्सिमम पीरियड होता है, लेकिन बाद में उन्हें फिर रीइलेक्ट भी किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पढ़ने के साथ साथ हमको याद कर लेना है। अब मॉनेटरी पॉलिसी ये हो गया, तो मॉनेटरी पॉलिसी में बताया 3 हो गया बैंकिंग सेक्टर से और 3 हो गया गवर्नमेंट सेक्टर से। तो अभी जो है 3 कौन कौन है, तो शक्तिकांत दास है, माइकल डी पात्रा और मृदुल सागर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डाला हूं। और इधर देखो आसिमा गोयल, सक्षम भिड़े और जयंत आर वर्मा, ये 6 लोग होंगे टोटल, यानी बैंकिंग सेक्टर से 3 लोग और गवर्नमेंट सेक्टर से 3 लोग, टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हो गए। तो अभी तो मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट जो होंगे शक्तिकांत दास के होंगे, आरबीआई की जो है क्या है, गवर्नर है। तो ये तो कंफर्म है कि आरबीआई के गवर्नर फिक्स ही रहेंगे। साथ ही माइकल डी पात्रा, मृदुल सागर, और गवर्नमेंट सेक्टर से 3 हो गए, आसिमा गोयल, सक्षम भिड़े और जयंत आर वर्मा। ये 6 का 6 नाम आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो टूल यूज करती है, वो कौन कौन टूल यूज करती है, वो बेसिकली उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला जो है कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यहां से अगर समझ लोगे तो देखो, अगर आप लॉ का स्टूडेंट्स नहीं भी हो तो आपको ये नॉर्मल ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको स्पेशल बैंक में तो कहीं ना कहीं जाते होगे, तो समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमारा देश चल रहा है, क्यों कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिफ्लेशन आ जाता है, और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन तुमको पूछता भी है।
चलो अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या लग रहा है कैश रिजर्व रेशियो? देखो यहां से तो रिजर्व से कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कोई ना कुछ रिजर्व किया गया होगा। अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसको सीआरआर भी बोलते हैं। एवरी कमर्शियल बैंक हैज डिपॉजिट सर्टेन रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। ये पॉइंट पे याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली दैट सर्टेन रेशियो इज नोन एज सीआरआर। अब देखो सीआरआर होता क्या है। आरबीआई ने बोला है, आरबीआई ने क्या बोलकर रखा है कि सभी कॉमर्शियल बैंकों, कॉमर्शियल बैंक मतलब क्या हो गया, एसबीआई हो गया, यूको बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जितने भी बैंक है सारे कॉमर्शियल बैंक है। आरबीआई ने ये बोला कि सारे कॉमर्शियल बैंक को एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एक रेशियो है सर्टेन अमाउंट, जैसे 4%, 5%, और ये कैश रिजर्व रेशियो समय समय पर चेंज भी होते रहता है, तो इस चीज को देखना होगा तुम्हें। कभी 4%, 5%, 2%, 6%, 10%, अलग अलग है, अलग अलग है, उस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। तुम एग्जाम देने से पहले, ठीक है, एग्जाम अगर देने जाना उस दिन का एक दिन पहले जाके वेबसाइट पे चेक कर लेना कि अभी जो रेट क्या चल रहा है, और उस रेट को एक बार तुम देख लेना, ठीक है। चलो ठीक, चलो और एक चीज, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मैं एक चीज बताना भूल गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो साल में 6 बार इसे चूज किया जाता है। यानी इसकी मीटिंग जो होती है साल में 6 बार, यानी 6 टाइम्स होती है। पूरे साल में 6 टाइम्स होती है। पहला अप्रैल, दूसरा अगस्त, तीसरा दिसंबर, चौथा जून, 5वां अक्टूबर और छठा फरवरी। यानी कि हर 60 डेज के इंटरवल पे, कितने डेज के इंटरवल पे, हर 60 डेज के इंटरवल पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैठक होगी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब बैठक हुई तो उसमें सीआरआर, एसएलआर, जितने भी क्वांटिटेटिव टूल है वो सारे टूल को चेक किया जाएगा। अगर उसका रेशियो चेंज होगा तो आरबीआई के द्वारा इसे बताया जाएगा कि इतना चेंज हुआ है। अगर नहीं भी चेंज हुआ है तो उसको आपको आके आरबीआई को बताना ही पड़ता है कि कोई पॉलिसी अभी तक चेंज नहीं हुई है। इसको बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, क्योंकि हर ये 2 महीना पे होता है, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ 60 डेज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इवन रेट्स आर चेंज और अनचेंज्ड, ओके, दैट पॉलिसी इज नोन एज बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो एक फाइनेंशियल ईयर में, इन वन फाइनेंशियल ईयर बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज एमपीसी टोटल 6 टाइम्स, 6 बार होती है। कब कब बता ही दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो का। तो कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है कि आरबीआई ने यह बोल के रखा है सारे कमर्शियल बैंक को कि तुम्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास तुम्हें जमा करना होगा। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया है तो तुमको 100 का 10 रुपया हमारे पास आरबीआई के पास तुम्हें जमा करना पड़ेगा। अब ये क्यों जमा करना पड़ेगा मैं बताता हूं। अब इसके पीछे रीजन कुछ ना कुछ तो होगा क्यों करना पड़ रहा है। तो कमर्शियल बैंक जो होता है वो आरबीआई के पास पैसा जमा करती है। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, 90 रुपया तुम्हारे पास रहा, 10 रुपया आरबीआई के पास चला गया। इसलिए कि कल के डेट में अगर तुम डिफॉल्ट हो गए, डिफॉल्टर हो गए, कल तुम भाग गए, तो कुछ पैसा तो हम आरबीआई के पास रखे हैं, तो आरबीआई क्या होगा, ये तुम इसका जो पैसा लेके भागे हो ये कौन है, ये तो पीपल है। इस पीपल का जो पैसा लेके तुम भागे हो तो इसको पैसा कौन देगा, तुम तो रहोगे नहीं, तुम तो भाग गए, तो ये किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई कहेगा रुको रुको तुमको हम कुछ पैसा दे देते हैं, 10 रुपया तक वो दे सकता है। 10 रुपया तक दे सकता है, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ समय तक कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो प्रोवाइड किया जा सकता है। एक सर्टेन अमाउंट है, अगर तुम्हारा कोई कमर्शियल बैंक अगर पैसा लेकर भाग जाती है तो एक सर्टेन रेशियो बना हुआ है, उतना पैसा तुम आरबीआई से ले सकते हो। शायद 2-3 लाख रुपया है, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स है उन्हें वो अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो आरबीआई इसलिए कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करती है कि कल के डेट में अगर कोई भी कमर्शियल बैंक अगर डिफॉल्टर हो जाती है, भाग जाती है, तो वैसे सिचुएशन में वो अपने पीपल्स को, जनता को कुछ पैसा अमाउंट दिया जा सके, यानी कुछ पैसा जो है रिकवर कर सके। इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और इसी को मेन पर्पस इसका यही है। और इसके बदले कोई भी आरबीआई इंटरेस्ट पे नहीं करती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बदले आरबीआई किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेड नहीं करती है। जो अगर कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास जो रखा रहता है उसके बदले में आरबीआई किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेड नहीं करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कैश रिजर्व रेशियो समझ में आ गया। कैश रिजर्व रेशियो एक रेशियो है जो कि कमर्शियल बैंक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी किसके पास जमा करती है, आरबीआई के पास। और आरबीआई इसलिए इसे रखवाती है ताकि अगर कोई डिफॉल्टर हो जाए, बैंक कोई भाग जाए, तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी आरबीआई के द्वारा उसे पीपल्स को लौटाया जा सके। चलो नेक्स्ट जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
और वो अंडर सेक्शन 42(1) में आता है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन, ठीक है, एवरी कमर्शियल हैज टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट विथ इटसेल्फ, ठीक है, विथ इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड एसेट सच एज गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट सर्टेन रेशियो इज नोन एज एसएलआर। अब एसएलआर होता क्या है, इसको समझो। एक तो आरबीआई ने बोला कि तुमको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास जमा करना होगा। अब आरबीआई ये भी बोल दिया, अब आरबीआई ये बोल दिया कि अब तुमको क्या करना होगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने पास भी रखना होगा। तो मान लो 100 रुपया तुम्हारे पास था, तो 10 तो तुम सीआरआर में डाल दिए, तो तुमको 20 अपने पास भी रखना है, यानी टोटल 30। तो लोन देने के लिए तुम्हारे पास कितना बचा? 30 रुपया बचा, 70 रुपया बचा, 70 रुपया बचा। और ये 70 रुपया तुम किसको लोन देंगे? पीपल्स को लोन देंगे, लोन दोगे ना, पीपल को लोन दोगे। तो तुम्हारे पास अब कितना बच गया? 70 रुपया बच गया। तो मार्केट में अब तुम लोन कितना दोगे? 70 रुपया ही दे पाओगे। अगर कोई पीपल्स को लेगा, पीपल्स को दो कितना? 70 रुपया ही दे पाओगे। तो जनता के पास 70 रुपया ही मिलेगी, तो जनता के पास पैसा कम मिलेगा। तो जनता के पास अगर पैसा कम होगा तो सामान कम खरीदेगा, सामान अगर कम खरीदेगा तो सामान का डिमांड डाउन हो जाएगा। सामान का जब डिमांड डाउन होगा तो अपने आप उस मार्केट का, माने उस कमोडिटी का प्राइस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। समझ में आया किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल होता है? एक बार मैं फिर से समझाता हूं। मान लीजिए तुम्हारे पास 100 रुपया है, एक बैंक के पास 100 रुपया है, बैंक के पास 100 रुपया है, तो आरबीआई ने बोला कि 10 रुपया तो मेरे पास रख लो, चलो रख लिया। उसके बाद बोला कि 20 रुपया अपने पास रख लो। किस लिए? कि मान लो तुम्हारे पास सारा पैसा खत्म हो जाए, अगर कोई पैसा निकालने आए तो उसी 20 रुपया से उस आदमी को दे देना, इसलिए 20 रुपया रखवाती है। यानी टोटल 30 रुपया तुम्हारा फंस गया बेवजह, तुम्हें उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बचा तुम्हारे पास 70 रुपया। 70 रुपया में तुम 100 रुपया था, 100 रुपया से तुम्हारे पास घट के 70 रुपया हो गया, यानी कि 30 रुपया मार्केट से तुम निकाल लिए। आरबीआई क्या किया? तुमसे 30 रुपया मार्केट से निकलवा लिया। अगर वो चाहेगा कि और रखवा ले तो क्या कहेगा कि नहीं, इसको काम करिए 40 रुपया अपने पास रखो। तो 40 रुपया अगर अपने पास रखेगा तो टोटल कितना फंस गया? कमर्शियल बैंक का 50 रुपया फंस गया। अब वो 50 रुपया तक ही तो लोन दे पाएगा ना, तो 50 रुपया तक लोन दे पाएगा तो इकोनॉमी में 85 रुपया बचेगा। तो जहां 100 रुपया रहता था, 50 रुपया बच रहा है, यानी पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया तो क्या होगा? लोग सामान नहीं खरीदेंगे। जब लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? कमोडिटी का जो प्राइस होगा अपने आप डाउन कर देगा, डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन, जो महंगाई ऊंचे चरम पे था, वो महंगाई डिक्रीज कर गया। यही होता है एसएलआर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लेंडिंग फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एक रेट है जिसमें आरबीआई, ठीक है, आरबीआई प्रोवाइड्स करता है लॉन्ग टर्म लेंडिंग फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक। अब लोन की बात आ रही है। अगर मान लो कोई कमर्शियल बैंक को पैसा की जरूरत है तो किसके पास जाएगा? बैंकों का बाप कौन होता है? आरबीआई को होता है। तो कहीं ना कहीं जाएगा तो क्या करेगा? बैंक जाएगा आरबीआई के पास, बोलेगा भाई सर कुछ पैसा दे दीजिए, हमारे पास पैसा की कमी है। तो बोले कि कितने दिनों के लिए चाहिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो इसका मतलब बैंक रेट हो गया। इन अदर वर्ड्स मतलब समझो, whenever the commercial bank take loan from RBI for long term period, the ratio of interest which is charged by RBI is called bank rate. A bank rate is a without security calling option to borrow money from long term period from RBI. अब बात को समझो, जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है लॉन्ग टर्म के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। अब मान लो बैंक रेट का इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? जब बैंक रेट, मान लो बैंक रेट बढ़ गया तो क्या हो सकता है? तो जब बैंक रेट बढ़ गया तो आरबीआई जो अब लोन प्रोवाइड करेगा, पहले 5% पर कर देती है, अब 10% पर करेगी। तो क्या जनता को 20% पे लोन देगा कि नहीं देगा? ठीक है, जब लोन का रेट हाई होगा तो क्या पीपल्स जाके सामान खरीदेंगे, माने पैसा लोन लेंगे? जब पीपल्स लोन ही नहीं लेंगे तो क्या मार्केट में पैसा आएगा? मार्केट में जब पैसा आ ही नहीं आएगा तो कमोडिटी कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो क्या कमोडिटी का प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसी तरह जब बैंक रेट जब बढ़ जाती है तो समझो कि इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर रहा है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने ऐसा दिमाग लगाया है। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन जब होती है तो इसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, सॉरी आरबीआई से, जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज कर जाता है तो नॉर्मली ये कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज करेगा, क्योंकि लोग क्या होगा? लोन कम लेंगे, लोन का रेट बढ़ जाएगा। तो लोन का रेट जब बढ़ जाएगा तो आदमी जो पीपल्स होंगे वो लोन कम लेंगे। जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम रहेगा, तो अपने आप कमोडिटी लोग नहीं खरीदेंगे, तो कमोडिटी का प्राइस क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा।
चलिए, बैंक रेट समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज ए रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लेंडिंग फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड 2 to 14 डेज अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज। ठीक है, तो रेपो रेट में क्या होता है कि वही चीज है जो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना, सेम चीज है, जो बैंक रेट है उसी है, सेम चीज, लेकिन यहां पर 2 से 14 दिनों के लिए दिया जाता है, मात्र ये 2 से 14 दिनों के लिए दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मान लो रेपो रेट जो है वो बढ़ गया, तो जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आरबीआई जो है वो लोन पहले मान लो 5% में देती थी और बढ़ के 8% पर हो गया, तो पीपुल्स को बैंक कितना 12% पर लोन देगी। तो ये 4% का जो इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या पीपल्स बेवकूफ है, 4% महंगा लोन लेगा? लेगा, बहुत कम लोग लेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा लोन लोग लेते थे, अब लोन वो कम हो गया, तो मार्केट से पैसा क्या होगा, खींच लिया गया। बैंक आरबीआई ने क्या किया, मार्केट से पैसा निकलवा लिया। जब मार्केट से पैसा निकलवा लिया तो वही सेम चीज कम्युनिटी लोग खरीदेंगे नहीं, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ जाएगा तो अपने आप लोन का जो रेट होगा हाई हो जाएगा, तो लोन क्या होगा, पीपल्स कम लेंगे। चलो अब क्या है, द मेजर डिफरेंस बैंक रेट और रेपो रेट का क्या है, वही मैंने बताया कि बैंक रेट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ये सिक्योरिटीज के खिलाफ दिया जाता है, यानी कोई ना कोई सिक्योरिटी तुम्हारे आरबीआई अपने पास रखती है। तुमको ऐसी नहीं ना कोई लोन दे देगा, जब कोई लोन देगा तो उसका कोई ना कुछ तुम्हारा पेपर रखवाएगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी रखाएगा, तो सिक्योरिटी रखवाता है और उसके बदले में तुम्हें आरबीआई जो 2 से 14 दिनों का लोन देती है। चलो नेक्स्ट है, पांचवा है जो रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है ये देखो, रिवर्स रेपो रेट इज ए रेट एट विच rate of interest which is provided by RBI to commercial bank against their surplus deposit with RBI. Reverse repo rate एक rate is a rate of interest which is provided by RBI to commercial bank against their surplus deposit with RBI. सरप्लस डिपॉजिट विद आरबीआई। देखो क्या होता है रिवर्स रेपो रेट को, बात को समझो। रिवर्स रेपो रेट को हम लोग रीपर्चेजिंग ऑप्शन ही बोलते हैं, ठीक है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन ही बोलते हैं, नहीं रेपो रेट को रीपर्चेजिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको मैंने नोट डाउन नहीं किया। रेपो रेट को हम लोग रीपर्चेजिंग ऑप्शन ही बोलते हैं, रीपर्चेजिंग ऑप्शन, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लेना। चलो चलो नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट देयर सरप्लस डिपॉजिट विद आरबीआई। ये क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट है जो कि एक ऐसा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जिसके बदले में कमर्शियल बैंक कुछ ना कुछ आरबीआई को पैसा देती है। अब बात को समझो क्या होता है, मान लीजिए किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया है, ठीक है, जब पैसा ज्यादा हो गया है तो अब मान लो छुट्टी वगैरह है, 5 दिन का छुट्टी है, 6 दिन का छुट्टी है, तो क्या बोला कि बैंक बोला कि अब क्या करें, इस पैसा को क्या करें, तो जाकर आरबीआई को दे दिया, ले भाई हमारा पैसा है तू रख ले, हमारे उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये तो बढ़िया है ना कि जहां 6 दिन का छुट्टी है, 7 दिन का छुट्टी है, उसके बदले में आरबीआई से ही पैसा कमा ले रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलता हूं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो होता है ऑलवेज रेपो रेट से कम होता है। अब रेपो रेट से कम क्यों होता है, इस बात को समझो कि रेपो रेट जो होता है आरबीआई जो देता है किसको, कमर्शियल बैंक को 2 से 14 दिनों के लिए, लेकिन इसमें ना बैंक तुमसे मांग नहीं रहा है, आरबीआई तुमसे मांग नहीं रहा है, तुम जबरदस्ती उसको पेड करने जा रहे हो, बोलो कि हमारा पैसा रख लो, कुछ ना कुछ हमको उसको दे देना, तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट देगा तो बेवकूफ थोड़ी है कि तुमको रेपो रेट से ज्यादा देगा, उसका बेवकूफ नहीं ना है कि तुमको रेपो रेट से ज्यादा देगा, ऑलवेज सी बात है वो रिवर्स रेपो रेट से कम ही देगा। बात को समझो कि रेपो रेट क्या था, कि रेपो रेट जो है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 14 दिनों के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी, लोन प्रोवाइड करवाया जाता था आरबीआई के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसके बदले में कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देती है और उसके बदले में जो इंटरेस्ट लेती है उसी को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। बात को बस इतना ही समझना है। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है ऑलवेज रेपो रेट से कम होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज और बता देते हैं कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को जब लोन देगी तो उसके बदले में कमर्शियल बैंक में कुछ ना कुछ आरबीआई से सिक्योरिटीज रखवाएगा, बोले कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखो, तुम ही हमसे रखवाते थे, तो कुछ ना कुछ जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह इसके पास रखेगा, तब जाके कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा पेड करेगा, ठीक।
अगर मान लो अभी तक तो ये सिचुएशन ऐसा था, लेकिन इसी साल एक ऐड किया गया जिसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है? नहीं, मार्जिनल एसडीएफ है, पहले एसडीएफ समझा देता हूं, एसडीएफ समझो पहले। एसडीएफ इसी साल ऐड किया गया, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। STF proposed to be introduced by RBI as a collateral free liquidity absorption mechanism that aims to absorb liquidity from commercial bank into RBI। देखो क्या होता है STF। STF होता क्या है कि जब भी RBI को लोन लेता होता था तो कमर्शियल बैंक से लोन लेता था। जब भी RBI को लोन लेता था तो लोन पड़े ना रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, कि जब भी RBI को लोन लेता था तो किससे लेता था? कमर्शियल बैंक से लेता था। तो जब कमर्शियल बैंक से वो लोन लेता था तो बदले में वो क्या रहता था? कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज, यानी कोलेटरल। कोलेटरल मींस होता है कोई ना कोई संपत्ति गिरवी, कुछ ऐसा चीज रखना। तो कुछ ना कुछ उसके बदले में कोलेटरल रखता था या फिर सिक्योरिटीज रखता था, तब जाके कमर्शियल बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर देती, या फिर सरप्लस भी होता था। तो बात वही है, घुमा फिरा के वो बता रहा है। तो इसके लिए एक स्टैंडिंग डिपॉजिटिंग फैसिलिटी लाया गया। इसमें कहा क्या गया, इसी 2018 की बात है, ये बजट में इसको पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ये हो गया कि जब गवर्नमेंट के पास अगर मान लो बॉन्ड नहीं है तो क्या वो लोन लेना होगा तो कमर्शियल बैंक से वो लोन नहीं ले सकता है? ले सकता है। इसलिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लाया गया। इसमें यह कहा गया कि देखिए सर, आपको पैसे की जरूरत, कमर्शियल बैंक ने बोला कि तुम्हें इंटरेस्ट की जरूरत है, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, बदले में तुम हमसे सिक्योरिटीज नहीं लो। तो बोला कि क्या फायदा हमें एसडीएफ लाने का, हम तुम्हें रिवर्स रेपो रेट से ही देंगे। तो बोला कि नहीं, अगर तुम एसडीएफ के थ्रू हमें अगर लोन दोगे तो मैं तुम्हें रिवर्स रेपो रेट से जो इंटरेस्ट होगा वो एक्सेस दूंगा, हाई दूंगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट से जो रेट दूंगा हाई दूंगा। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आरबीआई कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर कोई ना कोई सिक्योरिटीज नहीं रखना है मत रखो, लेकिन हमको रिवर्स रेपो रेट से इंटरेस्ट तो ज्यादा मिल रहा है ना, तो सारे कमर्शियल बैंक आराम से आरबीआई को लोन देना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाया गया, बेसिकली इसलिए कि जब आरबीआई को लोन लेना होगा कमर्शियल बैंक से तो उसके लिए वो क्या करेगा, विदाउट कोलेटरल, बिना गिरवी के यानी बिना कुछ के कोलेटरल के वो आसानी से लोन ले सकता है, और इसके बदले में थोड़ा सा वो इंटरेस्ट ज्यादा दे देगा। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम ही है कि वो लोन से, सॉरी इंटरेस्ट से, ब्याज से ही वो पैसा कमाती है। तो बैंक जो है ब्याज से ही पैसा कमाती है। तो देख रहा है कि आरबीआई हमारे देश का सर्वोच्च बॉडी है, वो पैसा लेकर भागेगा नहीं, तो रिवर्स रेपो रेट से हमें ज्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना हमें एसडीएफ के थ्रू इसे दे देते हैं, भले हम उससे सिक्योरिटीज ना मिले, कोलेटरल ना मिले, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। यही होता है एसडीएफ। ये एग्जाम में पूछेगा इस साल, और इस साल ये एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बजट 2080 अंडर फाइनेंस एक्ट इंक्लूडेड ए प्रोविजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एसडीएफ। उर्जित आर पटेल 2018 के बजट में फाइनेंस एक्ट के द्वारा उर्जित आर पटेल के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था। याद रखिएगा, किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? उर्जित आर पटेल के द्वारा एसडीएफ को रिकमेंड किया गया था। और एसडीएफ का जो रेट होगा ऑलवेज हायर रहेगा, किससे? रिवर्स रेपो रेट से। और लास्ट बचा हुआ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? Cause of cash crunch or mismatch of currency whenever the commercial bank take loan from RBI or other financial institution for overnight period, the rate of interest which is charged by that institution is known as MSF। पढ़ने से समझ में आ गया होगा। देखो MSF होता क्या है कि मान लीजिए किसी बैंक के पास रातों रात पैसा की कमी हो गई है, कुछ पैसा की कमी है, तो कैश क्रंच यानी उसकी कैश को मेंटेन करने के लिए वो जो लोन लेती है आरबीआई से एक रात के लिए, यानी ओवरनाइट द पीरियड के लिए, उसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहां तक सारे को समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए, अब कुछ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हम जरा सा बात कर लेते हैं। किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूं। ठीक है, एक प्रैक्टिकली समझा देता हूं। मान लीजिए सीआरआर है, देखो एक मैं सीआरआर को लेकर समझाता हूं, बाकी तुमको मैंने ऐसे समझा दिया, लेकिन बार प्रैक्टिकली तुम्हें अच्छे से समझा दे रहा हूं, समझ में आना चाहिए। मान लो जब सीआरआर का रेट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, तो सीआरआर का जब रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? सीआरआर क्या होता था पहले ये तो समझ लो। बताया मैंने कि जब कमर्शियल बैंक को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आरबीआई के पास जमा करना होता था, यानी कि 100 रुपया में बताया था मैंने कि 10 रुपया वो जमा करेगा, यानी 10 रुपया सीआरआर के रूप में ये जमा करेगा। तो अब क्या बोला कि अब 10 नहीं, अब हम 20 लेंगे। अब बोला कि 20 लेंगे, तो जो रेट बढ़ गया, तो रेट बढ़ने से क्या होगा? अब बैंकों के पास 80 रुपया बचेगा। बैंकों के पास जब 80 रुपया बचेगा तो लोन देने के लिए जो पैसा क्या हो गया? कम हो गया। कम हुआ कि नहीं हो गया? 100 पहले 90 था, अब 80 हो गया। जब लोन देने के लिए कम हो गया तो कैश
क्या होगा, कैश अब कम देगा, यानी कैश अब कम होगा, लोन अब कम देगा, तो मार्केट में क्या होगा, कैश कम होगा। जब मार्केट में कैश कम होगा तो किसी न किसी प्राइस के जो कमोडिटी होगा, प्राइस जो कमोडिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ा कर फायदा है, कम कर देगा तो कोई ना कोई खरीद ही लेगा। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो था वो कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, महंगाई जो बढ़ गया था वो कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। सेम चीज इसी तरीके से सीआरआर एसएलआर सारा वर्क करती है, उसको अच्छे से समझना कोशिश करना। अब किस टाइप के एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको देखो, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो पहला क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन मैं लाया हूं तुम बस एग्जांपल के लिए। पहला क्वेश्चन है, बैंक रेट इज अ रेट, ठीक है, बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू। तो अभी मैंने बताया कि आरबीआई जो है किसको लोन देता है, बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक। यानी कि आरबीआई जो होता है कमर्शियल बैंक को क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए वो लोन देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। इतना तो पता है, ठीक है। तो क्या होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं होगा, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नहीं होगा, यहाँ पर वो कमर्शियल बैंक। इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीजेड इन एन इकोनॉमी इट विल बी, क्या हो सकता है बताओ। जब किसी का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या हो सकता है, तो मान लो सीआरआर है, सीआरआर क्या होगा, कम कर दिया गया, तो कम कर दिया गया तो अब क्या होगा, लोन का पैसा बढ़ गया। जब लोन का पैसा बढ़ गया तो कैश क्या होगा, कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो क्या होगा, तुम ज्यादा सामान खरीदेंगे, यानी कमोडिटी का प्राइस भी ज्यादा हो गया, यानी इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ज्यादा करोगे तो तुम्हारे पास कैश ज्यादा हो गया इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द आरबीआई अनाउंस एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, जिसको बोलते हैं सीआरआर, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो जब भी सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, जब सीआरआर बढ़ जाएगा, देखो जब सीआरआर बढ़ेगा, इसी तरह सोचना सारे में, जब सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, लोन देने के लिए एक पैसा कम हो जाएगा। जब लोन देने के लिए पैसा कम होगा यानी कैश, मार्केट में कैश क्या हो, कम हो गया, कैश कम हो गया तो कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या है, द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। जब कमर्शियल बैंक के पास अब क्या होगा, पैसा कम हो गया लेंड करने के लिए, यानी कि लोन देने के लिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर लिक्विड एसेट्स एंड टोटल डिपॉजिट, दिस रेशियो इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं। तो बैंक जो बोलता है कि आपको सर्टेन रेशियो आपको लिक्विड एसेट्स के रूप में अपने पास रखना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर। अभी मैंने समझाया हूं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, अच्छे से तुम्हें पता होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ हाई बैंक रेट इन एन इकोनॉमी। जब बैंक रेट इंक्रीज कर जाएगा तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, जब बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो आरबीआई जो लॉन्ग टर्म लोन देती थी, अब लोन क्या होगा, कम मिलेगा, लोन जो लोगों को क्या होगा, कम मिलेगा। तो इसका जो होगा, बैंक स्टार्ट्स लेंडिंग एट हाई रेट्स टू वेरियस टाइप ऑफ बोरोवर्स, हाई रेट्स पर देना होगा। देखो बात को समझो, जो बैंक रेट का रेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा, क्यों लोन कम मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो हाई हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बैंक स्टार्ट लेंडिंग एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट्स उसका इंक्रीज कर जाएगा, हाई रेट्स हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, द काउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई, इसे तुम्हें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूं, इसका तुम्हारे लिए ये क्या हो गया, इसका आपको होमवर्क है, इसको आपको बताना होगा कि अकाउंटिंग ईयर जो होता है आरबीआई का क्या हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी भी बताया कि सारे आरबीआई के हाथ में होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो भी होता है। तो ये रहा पूरे डिटेल वे में मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बता दिया। आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, कैसा क्वेश्चन भी आता वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।